नमस्कार विद्यार्थियों, हम लोगों ने कक्षा 9 के अंदर भारत की आकार और स्थिति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने काफी कुछ हद तक भारत के बारे में हमने अध्ययन किया था। इसमें हम पढ़ेंगे आज भारत तथा विश्व के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत की स्थिति विश्व के अंदर किस रूप में और इसके बारे में हमारे द्वारा अध्ययन किया जाएगा। अब देखो, भारत जो है, भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में ये है। एशिया महाद्वीप, हम कौन से महाद्वीप में आते हैं? एशिया महाद्वीप के अंदर। एशिया महाद्वीप में किधर है? पूरब व पश्चिम। हमारी स्थिति क्या है? एशिया महाद्वीप के अंदर पूरब व पश्चिम में स्थित। भारत कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप के पूरब व पश्चिम राष्ट्र के अंदर स्थित है। ठीक है। और साथ ही ये चीज बताई गई है कि हिंद महासागर यानी भारत के दक्षिण दिशा के अंदर हिंद महासागर है और भारत की स्थिति के कारण ही उस हिंद महासागर का मतलब ये भारत है। और यहाँ जो पानी का जो हिस्सा है वो किस नाम से जाना जाता है? हिंद महासागर। भारत की स्थिति ही ऐसी है और इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इस महासागर का नाम भी क्या रखा गया है? भारत रखा गया है। और यहाँ एक अन्य राष्ट्र है जो आपको सबको पता होगा, श्रीलंका। ठीक है। तो इस तरह से भारत की स्थिति, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। यानी एशिया महाद्वीप के अंदर अगर दक्षिण का तो विस्तार है तो भारत उसकी गिनती के अंतर्गत आता है। पूछ लेंगे भाई कि एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी विस्तार है, दक्षिणी विस्तार के अंदर कौन सा देश सम्मिलित है? तो कौन सा राष्ट्र है? भारत सम्मिलित है। भारत को हम बता सकते हैं। ठीक है। और दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षस्थ फैला हुआ है। यानी दक्षिण का जो पठार है, दक्षिण का पठार वो हिंद महासागर में क्या कर रहा है? फैला हुआ है। यहाँ दक्षिण का पठार है और ये कहाँ फैल रहा है? हिंद महासागर की ओर फैलता हुआ जा रहा है। तो भारत की स्थिति हिंद महासागर की ओर अत्यधिक सुदृढ़ यानी तटीय क्षेत्र की गिनती के अंतर्गत आती है और इसी कारण भारत का जो नाम है वो हिंद महासागर के नाम से रखा गया है। ठीक है। ये भारत की स्थिति है, भारत का नक्शा है। ठीक है। और इस तरीके से एक यामोत्तर रेखा भी यहाँ से निकलती है। कौन सी रेखा निकलती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर गांव से ये 82.5 डिग्री पे यामोत्तर रेखा भी निकलती है। ठीक है। ये भारत के बारे में हम अध्ययन करेंगे, भारत की जो स्थिति है उसके बारे में। अब भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क आज का नहीं है, युगों पुराना है। जो अन्य राष्ट्र है, भारत का जो संपर्क है अन्य राष्ट्रों के संपर्क है वो जलीय मार्ग से नहीं होगी। किससे? स्थलीय भूभाग। ऊपर का जो क्षेत्र वो कैसा है? स्थलीय भूभाग है। ये जो क्षेत्र किसकी श्रेणी के अंतर्गत आता है? स्थलीय भूभाग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहाँ से हमारा संपर्क रहा है, कई राष्ट्रों से हमारा संपर्क रहा है, कई विशेषताएं, हम इनसे व्यापार वाणिज्य किया करते थे। हम इन राष्ट्रों से क्या करते हैं? व्यापार वाणिज्य। तो हमारा जो संपर्क है वो इस पृथ्वी जो स्थलीय भूभाग भारत का, इसके माध्यम से ये संपर्क हमारा इनसे रहा है। और दूसरी चीज, हमारा संपर्क होने का प्रमुख कारण है हमारे यहाँ पे कई प्रकार की उत्तम क्वालिटी की चीजें यहाँ पे निर्मित की जाती थी। हम समुद्री मार्ग की अपेक्षा भूभागों को यानी भूमार्ग को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। और पर्वतों के दरों में अनेक यात्री प्राचीन काल में कहाँ आए थे? भारत। यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियां, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां, यह हिमालय की तलहटी है, हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियां। उन पहाड़ियों के बीच में इन दर्रों के माध्यम से बहुत से यात्री क्या है? भारत की सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए और यहाँ व्यापार वाणिज्य करने के लिए भारत के पास में, भारत के अंदर आए थे। कई ऐसे विद्वान जिसमें नाम सुना हो, हेनसांग का, फैयान का, ये बाहरी दार्शनिक भी भारत की सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए भारत के अंदर आए थे। ठीक है। और दूसरी चीज कि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था, यानी हमें इसका ज्ञान नहीं था, समुद्री मार्ग का हमें ज्ञान नहीं था। ये जो तटीय क्षेत्र, ये संपूर्ण जो क्षेत्र भारत का कैसा है? तटीय क्षेत्र। तो हमें समुद्री मार्ग का क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था। इस वजह से हम जो व्यापार वाणिज्य करते थे वो स्थलीय भूभाग के माध्यम से किया करते थे। अब इन मार्गों से जो प्राचीन समय से
जो ये मार्ग प्राचीन समय से हमसे जुड़े थे, इन मार्गों से विचारों और वस्तुओं का क्या होता था? आदान प्रदान। इन मार्गों से किसका हो रहा था? विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान। विचारों व वस्तुओं, विचारों वस्तुओं से आदान प्रदान होता, यानी विचार और वस्तुओं से हमारा ज्ञान का क्या होता था? आदान प्रदान होता था। ठीक है। और दूसरी चीज कि हमारे यहाँ उपनिषदों के विचार, हमारी जो अनेकों ग्रंथ लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, रामायण, महाभारत, गीता, ये सब हमारे जो उपनिषद हैं उनका ज्ञान भी, कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, बहुत ही ऐतिहासिक कहानियां हुई है। ठीक है। तो इन सबका ज्ञान भी इन्हीं मार्गों से क्या अन्य राष्ट्रों के अंदर फला फूला है, अन्य राष्ट्रों के अंदर हमारा ज्ञान पहुंचा है। दशमलव प्रणाली भारत की बहुत ही विकसित प्रणाली थी जिसे लोगों ने अपनाया, क्योंकि 1 से 9 तक गिनती आ गई, बाकी गिनती कैसे लिखे, आगे ज्ञान को कैसे समाहित करें। तो हमने दशमलव प्रणाली भारत के अंदर, 0 भारत ने दिया, दशमलव प्रणाली संख्या का कोई तोड़ नहीं था, और दशमलव के माध्यम से हम एक संख्या के क्या अनंत टुकड़े कर सकते हैं। तो ये दशमलव प्रणाली के माध्यम से संभव। 1 से 9 तक गिनती आ गई, आगे की संख्या कैसे? तो 0 किसने दिया? भारत ने दिया। ये सब कुछ ज्ञान कहाँ से अर्जित हुआ था? भारत के ऐसी संहिताओं के माध्यम से लोगों को ज्ञान अर्जित हुआ था, अध्ययन करने से। और ठीक है। और हमारे यहाँ पे मसाले, मलमल, उत्तम क्वालिटी के कपड़े जो निर्मित होते थे, हम उनका क्या करते थे? व्यापार वाणिज्य करते थे। और इसके साथ जो व्यापार वाणिज्य होता था, व्यापार वाणिज्य के साथ साथ इनका भी क्या हो रहा था? वस्तुओं के साथ साथ इनका भी क्या हो रहा था? आदान प्रदान हो रहा था। यानी हमारे विचार भी दूसरे राष्ट्रों के अंदर पहुंच रहे थे, हमारी सभ्यता और संस्कृति भी फल फूल रही थी, हमारी सभ्यता और संस्कृति को भी लोग अपना रहे थे कि भारत के लोग कितने समृद्ध है, किस तरीके से रहते हैं। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति भी किसके माध्यम से फैल रही थी? वस्तुओं के साथ में। और वस्तुओं का मतलब जो व्यापार वाणिज्य के माध्यम से की जाए। भारत में विभिन्न देशों को ये ले जाए जाते थे, भारत से ये विभिन्न देशों के अंदर क्या है, ये वस्तुएं जाया करती थी। और दूसरी चीज कि यूनानी स्थापत्य का भी प्रभाव हमारे यहाँ पे पड़ा। जो गुंबद कला का विकास हुआ भारत के अंदर, जो मंदिर वगैरह ना, तो इसी तरीके से गुंबद और मेहराब वगैरह जो बनाए जाते थे, ये क्या बाहरी सभ्यता है। तो हम भी बाहर गए व्यापार करने के लिए, वहाँ हमारी वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसके माध्यम से हम भी नई नई सभ्यता और संस्कृति को सीख के अपने देश के अंदर अपनाने लगे। अब भारत के पड़ोसी देशों का हम अध्ययन करेंगे। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। भारत के जो पड़ोसी देश है, यहाँ क्या है? लक्षद्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये श्रीलंका है। ये क्या है? श्रीलंका। और यहाँ एक छोटा सा इस तरीके से राष्ट्र हुआ मालदीव। ठीक है। इस ओर कौन सा है? ब्रह्मा है। यहाँ तिब्बत, भूटान, नेपाल और चीन, और इधर पाकिस्तान का जन्म बाद में हुआ 1947 के बाद में, और यहाँ अफगानिस्तान। ये भारत के पास के राष्ट्रों के नाम, भारत के पास में ये स्थिति है, भारत के आसपास के क्षेत्रों के अंदर ये स्थिति है। ठीक है। अब देखो कि जो भारत के जो पड़ोसी जो देश हैं, वो पड़ोसी देशों के अंदर भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का क्या है? दक्षिणी एशिया के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे यहाँ पे कितने 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। एशिया महाद्वीप भारत की महत्वपूर्ण स्थिति, भारत
की महत्वपूर्ण स्थिति है एशिया महाद्वीप के अंदर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में चेंज कर दिया गया तो मतलब 28 राज्य और कितने 9 केंद्र शासित प्रदेश है भारत के अंदर। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी जो देश है, दक्षिण के अंदर क्या है, ये दक्षिण है, दक्षिण दिशा, और समुद्र पार, इस समुद्र को पार करने के बाद में श्रीलंका आ जाता है, इधर ब्रह्म आ जाता है और इधर मालदीव आ जाता है। तो समुद्र पार जो देश है उनको द्वीप कहा जाता है, उनको क्या कहते हैं, द्वीप। और समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को द्वीपांतर भी कहते हैं। समुद्र पार भारतीय जो प्रदेश है उनको किस नाम से जाना जाता है, द्वीप या द्वीपांतर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री जो रास्ता है, भारत और श्रीलंका, ये भारत आ गया और ये श्रीलंका। अब इसके बीच में जो ये समुद्री रास्ता है इसको पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। ये जो भूभाग है किस नाम से जाना जाता है, पाक जल डमरू मध्य के नाम से। इसको मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो पाक जल डमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी के नाम से भी ये स्थान क्या है, जाना जाता है। इसके अंदर ये भारत और श्रीलंका के मध्य की स्थिति का नाम है। ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें एक चीज बताई गई है, इसको मन्नार की खाड़ी और भौगोलिक दृष्टि से, यानी भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक, भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे रहे। यानी अन्य राष्ट्रों, पड़ोसी राष्ट्रों से भारत के जो संबंध है वो कैसे रहे, बहुत ही अच्छे रहे, सुदृढ़ मजबूत हमारे संबंध रहे। भारत के भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छे संबंध हमारे अन्य राष्ट्रों से रहे। तो यहाँ पाक जल डमरू मध्य से मन्नार की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की स्थिति है, भारत के आसपास के क्या है, प्रत्येक राष्ट्र है। हमारे यहाँ कितने राज्य हैं, ठीक है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत की। और भारत का जो संपर्क रहा है वो स्थलीय भूभाग से सबसे ज्यादा रहा है, यानी अन्य राष्ट्रों से हमने जो संबंध जो स्थापित किए वो व्यापार के उद्देश्य से स्थापित किए। इस तरीके से आपका ये पाठ समाप्त होता है और जो समझाया गया है उसको अच्छे तरीके से आपको पाठ को पढ़ते हुए जो हमारे द्वारा पीडीएफ जो डाली जाएगी उसको, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको वो करने, और प्रत्येक आपके जो पार्ट 3 पार्ट में बुक आई है तो इसकी 3 कॉपी आपको मेंटेन करनी है। धन्यवाद।